पेज 252। ये दुनिया तरक्की कर रही है, आप भी चैप्टर 13 पे आ जाए। पेज 252। एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। एग्रीकल्चर इनकम आ गई जिसका इंतजार था। अभी एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ें और नीचे वाला सेक्शन करें। लेट द क्लास कंप्लीट। सेक्शन 42, नॉट सो इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 42, पेज 252। डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जेम्पशंस। कुछ लोग कुछ डिप्लोमेट्स बाहर के मुल्क से आते हैं पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर वो कोई इनकम कमाएं तो वो माफ़ है। कौन सी इनकम कमाएं वो हमारे स्कोप में नहीं है, वो उस लॉ में लिखा हुआ है जो लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है। द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक ऐसे इंडिविजुअल की इनकम, आई होप आप देख रहे होंगे, द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल जो एंटाइटल्ड है फायदे हासिल करने के लिए फलां कानून एंड यूनाइटेड नेशन का कानून शैल बी एग्जेम्प्ट। तो कुछ लोगों को अगर यूनाइटेड नेशन का कानून या कौंसलर प्रिविलेज एक्ट का कानून फायदा दे दे तो उनकी इनकम्स माफ होंगी। बस इस हद तक जानना हमें जरूरी है, आगे की बात करने की जरूरत नहीं। 3 जरा समझिएगा। एक साहब यूनाइटेड नेशन में नौकरी कर रहे थे और थे पाकिस्तानी सिटीजन। यूनाइटेड नेशन से इन्होंने नौकरी खत्म कर दी, रिटायर हो गए और पाकिस्तान आ गए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में इनको सिर्फ पेंशन मिल रही है, बस नौकरी खत्म करके आ गए, पाकिस्तान में पेंशन मिल रही है। सवाल यह है कि पेंशन इनको माफ है या टैक्सेबल है, तो जवाब है पेंशन माफ है अगर एक शर्त पूरी हो जाए कि जिस वक्त यूनाइटेड नेशन में नौकरी कर रहे थे उस वक्त सैलरी इनकम भी माफ थी। अगर उस वक्त की सैलरी इनकम माफ थी तो आज मिलने वाली पेंशन भी माफ होगी। सैलरी इनकम बाप होती है और पेंशन उसका बेटा होती है, तो अगर सैलरी माफ थी तो फिर पेंशन भी आज माफ होगी। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज पुरानी नौकरी इन द यूनाइटेड नेशंस, इट विल बी एग्जेम्प्ट इफ द पर्सन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वॉज, अगर उसकी सैलरी माफ थी तो आज फिर क्या माफ हो जाएगी? पेंशन भी माफ हो जाएगी। ओके, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आप इंग्लैंड की एम्बेसी के अंदर गए क्यूएम पास करके इंग्लैंड का वीजा लगवाने। जब आप इंग्लैंड का वीजा लगवाने गए तो इंग्लैंड की एम्बेसी के अंदर जो साहब बैठे हुए थे, माइकल साहब, आपने उनसे पूछा सर आपको तनख्वाह मिलती है? उसने कहा हाँ तनख्वाह मिलती है मुझे। उसको मिलने वाली तनख्वाह माफ है अगर, ये लाहौर के अंदर इंग्लैंड की एम्बेसी, अगर 3 शराइत पूरी हो रही हो, अगर 3 शराइत पूरी हो रही हो तो उसको मिलने वाली तनख्वाह माफ है। पढ़ें ज़बानी सुनने वाले। पहली शर्त यह है कि वो जो माइकल है उसके पास सिटीजनशिप इंग्लैंड की होनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं। वो तो होगी, ये तो आसान सी शर्त है, ये पूरी हो जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि माइकल पाकिस्तान में उसी नेचर की सर्विसेज दे रहा हो जिस तरह पाकिस्तान का बंदा इंग्लैंड में सर्विसेज दे रहा हो। जाहिर बात है पाकिस्तान ने भी कोई इंग्लैंड में बंदा बिठाया होगा कि अगर कोई इंग्लैंड से पाकिस्तान आना चाहता है तो जरा चेक करके भेजो ये बंदा सही है या नहीं। तीसरी शर्त है बच्चों वाली बात, निहायत ही अजीब बात। हम माइकल को तब पेंशन माफ करेंगे जब हमारे भेजे हुए, सॉरी, माइकल की तनख्वाह इधर वाली तब माफ करेंगे जब हमारे भेजे हुए असलम की तुम लोगों ने उधर तनख्वाह माफ की हुई है। अगर तुम लोगों ने असलम की तनख्वाह उधर माफ नहीं की तो अदले का बदला फिर हम माइकल की भी इधर जो है तनख्वाह माफ नहीं करेंगे। बच्चों वाली बात निहायत ही, अच्छा चलें छोड़ें। सेक्शन 43, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
जैसे आपके साथ अलग है, तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया, मैं तुम्हें खिलाऊं, ये बच्चों वाली बात होती है निहायत ही। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सैलरी रिसीव्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माइकल, लिखना मन है, माइकल, सैलरी रिसीव्ड बाय माइकल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू इंग्लिस्तान, इंग्लैंड, इंग्लैंड गवर्नमेंट shall be माफ। Following are the शराइत। Michael is a citizen of England and not a citizen of. Michael performs the same services as are performed by federal government employees in. Michael यहां दांत निकालता है लोगों को? नहीं, माइकल सर्विसेज दे रहे हैं कि लोग प्रॉपर रूट से चैनल होके इंग्लैंड से जाएं, ऐसा ना पता चले ट्रक में घुस के इंग्लैंड चले जाएं। एंड तीसरी शर्त, इंग्लैंड गवर्नमेंट, बड़ा हाथ डाला है हमने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे हाथ डाला सीधा। इंग्लैंड गवर्नमेंट गिव्स अ सिमिलर चॉकलेट टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इंग्लैंड की गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉय को वही चॉकलेटें खिलाए जो हम इसको यहां चॉकलेटें खिलाते हैं। चॉकलेट क्या है? अगर हम इसको यहां इनकम माफ कर रहे हैं तो फिर उधर उसको भी इनकम माफ होगी, तो हम इसको यहां इनकम माफ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एबीसी के दरमियान में लगा हुआ है एंड, यानी तीनों शराइत साइमल्टेनियसली पूरी होंगी, तो फिर फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल की इनकम क्या हो जाएगी? माफ। और एक बात याद रखिएगा, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है सेक्शन, ये सेक्शन किसके लिए है? फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्या मतलब? ये एम्प्लॉय किसके हों? फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज। वैसे किसी कंपनी ने कोई बंदा भेजा हुआ फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 41। एग्रीकल्चरल इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन शैल बी, ये तो हमें पता है, हमें एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम, अगर घर में आपने डेफिनेशन बार बार सुननी है जाके तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पे टाइम लग जाता होता है, आधा पौना घंटा लग जाएगा डेफिनेशन के ऊपर ही हमारा। एग्रीकल्चरल इनकम मींस एनी रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। जी भाई, किसकी एग्रीकल्चर इनकम माफ होगी? जिसकी लैंड पाकिस्तान में होगी। तो अगर पेपर में सवाल आया कि लैंड फ्रांस में है और उससे मैंगो निकले, तो फिर इस सूरत में एग्रीकल्चर इनकम माफ होगी या टैक्सेबल? टैक्सेबल। मैंगोज, ओके, एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। और लैंड यूज किस लिए हो रही हो? एग्रीकल्चरल पर्पस क्या होता है? लिखें, बीज बोना, देखभाल करना, फिर फसल काश्त करना, एग्रीकल्चर पर्पस लिखें। बीज बोना, वो बोना नहीं होता छोटा सा, बीज बोना, लिख लें, आप भी लिख लें, बीज बोना, हर कोई लिख ले, बीज बोना, देखभाल करना और फसल काश्त करना। अच्छा भाई, एक साहब हैं, उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्रीकल्चरल पर्पस फुलफिल नहीं किया। कैसे? लैंड छोड़ दी अपने हाल पे, लैंड आपको पता जाती तो कहीं है नहीं, लैंड छोड़ दी अपने हाल पे, तो वापस आए तो खुद रो जड़ी बूटियां, खुद ब खुद उगने वाली जड़ी बूटियां निकली हुई थी, अब इन्होंने उतार के बेच दी। अब ये इनकम इनकी माफ नहीं होगी। वाई? जी, इट इज नॉट यूज्ड फॉर, क्योंकि इन्होंने बीज नहीं बोया, क्योंकि इन्होंने देखभाल नहीं की, डेट इज बाय डिफॉल्ट। अच्छा जी, पॉइंट ए, एनी रेंट और रेवेन्यू में फर्क बताएं। रेंट और रेवेन्यू, रेंट ये होता है कि जमीन आपकी है और आपने किराए पे दे दी है, काश्तकारी कोई और कर रहा है, आपको सिर्फ क्या आ रहा है?
किराया आ रहा है। रेवेन्यू ये है कि जमीन भी आपकी है, काश्तकारी भी आप कर रहे हैं, फल भी आप उससे निकाल के बेच रहे हैं, तो ये रेवेन्यू होता है। तो रेंट में तो एग्रीकल्चरल लैंड, मैंने आपको बताया था इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में, अगर आप एग्जेम्प्ट रेंट की मिसाल पूछें तो एग्रीकल्चरल लैंड का रेंट माफ है, उस पर इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर नहीं लगेगा। तो एग्रीकल्चरल ये देखिए ना, रेंट और रेवेन्यू, रेंट जाना चाहिए था प्रॉपर्टी के चैप्टर में, रेवेन्यू जाना चाहिए था बिजनेस के चैप्टर में। अगर आपने सिर्फ लैंड रेंट पे दी हुई है तो ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन ये माफ हो जाएगी क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो हमने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी थी, यहां एग्जेम्पशन में पढ़ ली। अच्छा, रेवेन्यू, आम बेचना, ऑरेंजेस बेचना और सब्जियां बेचना, ये बिजनेस है, लेकिन ये रेवेन्यू की डेफिनेशन में फॉल करेगा और एग्रीकल्चर और रेवेन्यू होने की वजह से क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर एक बंदा पॉइंट ए की रोशनी में बताएं, एक बंदा जो है वो मंडी में जाता है, मंडी में जाके फल खरीदता है और खरीद के बेच देता है, यानी कि उसकी सब्जी फरोश है, सब्जी फरोश जिसे आप कहते हैं, ये महल्ले में सब्जियां बेच रहे होती हैं, तो इसकी इनकम क्यों, ही इज नॉट यूजिंग एनी लैंड, उसकी तो लैंड ही कोई नहीं है, तो लैंड शर्त है, जब तक बैक एंड पे लैंड नहीं होगी तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी हो ही नहीं सकती। वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पॉइंट ए से बहुत सी बातें वाज़ेह हुई कि खुद ब खुद कोई चीजें उगाई बेचनी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बाहर के मुल्क में लैंड खरीद ली, वो एग्रीकल्चरल इनकम, लैंड आपकी है ही नहीं, आप किसी और से सब्जी खरीद के बेच रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम आपकी नहीं है। पॉइंट बी का वन तो रेपिटेशन है, एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर। भाई कल जो नोट्स बांटे थे उनमें ना अदर इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, शायद आपने घर जाके नोट किया हो। अच्छा, एंड पे याद करवाना मुझे। Any income received by a person from a land situated in Pakistan from agriculture, तो B का वन इज अ रेपिटेशन, लीव इट। B का टू, आगे आ जाओ भाई। आपकी लैंड है, आपने उस लैंड के ऊपर, आ जाओ, ये रो खाली है पूरी, आपकी लैंड है, आपने उस लैंड के ऊपर, बड़ा गौर से सुनना है, आपने उस लैंड से फसल काट ली और फसल कट के पड़ी हुई है, फसल इस काबिल नहीं है कि बाजार जा सके, फसल के ऊपर ऐसा प्रोसेस करना जरूरी है जिसके बाद वो बाजार जा सकेगी, वरना वो बाजार नहीं जा सकती। यानी नॉर्म है मार्केट की कि इस फॉर्म में बाजार लेके जाओगे तो बिकेगी, वरना नहीं बिकेगी। जैसे मिसाल के तौर पे अखरोट होते हैं, अब शायद आप जाके आज इंटरनेट पे देखें, अखरोट के बाहर एक ग्रीन कलर का खोल होता है, वो हमें नजर नहीं आता और कुछ लोगों ने आज तक देखा भी नहीं होगा और कुछ को पता भी पहली दफा चला होगा। अखरोट के बाहर एक ग्रीन कलर का खोल होता है। अब वो जो ग्रीन कलर का खोल होता है वो मार्केट में अगर उस तरह अखरोट आ जाए तो मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो मार्केट में क्या नॉर्म बनी हुई है कि वो ग्रीन कलर का जो उसके बाहर से खोल है वो उतरेगा, उतर के वो जो ऊपर पत्थरनुमा चीज है वो नजर आएगी, तो फिर वो मार्केट में बिक जाएगा। तो फसल पे कई दफा आपको ऐसा काम करना पड़ता है जिसके बगैर वो फसल मार्केट में बोले जा ही नहीं सकती। इसी तरह आपने कोई और फसल काश्त की है, वो फसल मार्केट में जा नहीं सकती, उसकी सफाई करना जरूरी है, थ्रेशिंग करना जरूरी है, थ्रेशर से सफाई करना उसकी जरूरी है। अब आपने फसल काश्त की, उसकी सफाई करना जरूरी है और सफाई करना नेसेसरी है। आपने क्या किया, आपने किसी को फोन किया, भाई तेरे पास थ्रेशिंग मशीन है? उन्होंने कहा हाँ यार मैं तुझे फसल की सफाई कर देता हूं। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा जिसने वो फसल काश्त किया, अब मैं उस बंदे की तरफ जाने लगा हूं। तो वो मोहल्ले का चौधरी साहब था, उनके पास माशाल्लाह मशीनें वगैरह थी, तो गांव के चौधरी साहब से आपने रिक्वेस्ट की यार थ्रेशिंग सर्विस आप मुझे दे दे। एंड पे चौधरी साहब से आपने पूछा भाई आप कितने पैसे लेंगे? उन्होंने कहा जी लाख रुपए ले लेता हूं, माशाल्लाह आपकी इतने मन फसल निकली है, लाख रुपए दे दे मुझे ये सारे काम करने का। अब आपने उनको लाख रुपया नहीं देना, वरना उनको उस लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ जाएगा। आपने उनको फसल देनी है लाख रुपए की उसके बदले में।
जब आप उसको काम के बदले में फसल दे देंगे तो पॉइंट बी का 2 आगे बढ़ के कहेगा कि चौधरी साहब की इनकम भी माफ है। हालांकि उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड पे बीज नहीं बोया, बल्कि उन्होंने सिर्फ थ्रेशिंग सर्विस दी, लेकिन अगर उनको आप पैसे इन काइंड दें, पैसे ना दें, उनका बैंक अकाउंट अगर आपने पूछ लिया तो समझ लें आपका कोई नुकसान नहीं, चौधरी साहब मारे जाएंगे। उनको जो पैसे मिलेंगे वो उनकी इनकम में फॉल कर जाएंगे, ना के माफ होंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जो बंदा फसल काश्त कर रहे उसने फसल को साफ कराने इस काबिल करने के लिए कि वो मार्केट में जा सके, तो उसके जो उन्होंने पैसे मांगे हैं अगर आप इन कैश दे देंगे तो उनके हाथों में वो टैक्सेबल है, अगर इन काइंड दे देंगे तो उनके हाथों में वो माफ है। बहरहाल आजकल मार्केट में लोग 2 नंबरी कर रहे हैं, एग्रीमेंट में यही लिखते हैं कि हमने इतनी फसल दी और बैकएंड पे दे दे जेब से पैसे ही देते हैं। जब गवर्नमेंट वाले ऑडिट करने आते हैं तो कहते हैं ये देखो ये एग्रीमेंट में हमने लिखा हुआ था इतनी फसल दे दी है गवर्नमेंट, हाँ चलो ठीक है इतनी फसल तुम लोगों ने दे दी तो अब उनकी इनकम माफ है। लेकिन अगले बंदे की इंटरेस्ट यही होता है कि फसल मैंने क्या करनी है और कहां लेके जाऊंगा, मैं कैश ही ले लेता हूं। लेकिन लॉ मेकर की इंटेंशन है कि अब 20 मन फसल है, 1 मन चौधरी साहब को दे दो, उस काम के बदले में 19 मन आप जाके बाजार में बेच दो। द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर, ये परफॉर्मेंस आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं किसी से करवाएं। लेकिन मैं अगली बात कर रहा हूं आपसे, द परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ये कौन है रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड? रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के ऊपर लिखे सर्विस प्रोवाइडर। चौधरी साहब तो लिखें जरूर, अल्लाह सबको किताब लाने की तौफीक दे, चौधरी साहब तो लिखें जरूर सर्विस प्रोवाइडर, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, सर्विस प्रोवाइडर। ये भाई कल भी हुआ था। बी का 2, द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू द, ये शर्त है कि वो ऐसा काम करे जिससे फसल इस काबिल हो जाए कि कहां जा सके। लेकिन अगर आपने चौधरी साहब को कहा चौधरी साहब यार आपके बंदे बड़े हैं, ये केले का बाग है मेरा, ये सेबों का बाग है, ये मेरा अंगूरों का बाग है, ये जो है ना ये सफाई सफाई करवा के ना फ्रूट चाट बनवा दें। अब चौधरी साहब से आपने एक और काम लेना शुरू कर दिया, उस सफाई सफाई करके फ्रूट चाट मंगवा के, चाट मसाला मंगवा के, सारे मसाले मसूले डाल के, चीनी डाल के, कुछ पसंद करेंगे कुछ नहीं करेंगे, टैंक डाल के आपने फ्रूट चाट बनवा दी। अब जब वो हुई तो 50 मन फ्रूट चाट तैयार होगी, 4 मन आपने चौधरी साहब को दे दी, आप ये जाके इछरा में बेचें, बाकी 46 मन हम जो है पूरे पाकिस्तान में बेच देते हैं कहीं भी, और उसी दिन बेच देंगे। ट्रक, पूरे ट्रकों के ट्रक भर के जा रहे होंगे चाट के। भाई अब इज इट नेसेसरी फॉर टेकिंग इट टू मार्केट? अब जो आप चाहे फ्रूट चाट ही बदले में दे दें फिर भी चौधरी साहब को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस नेसेसरी नहीं है मार्केट में लेके जाने के लिए। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए 2 शराइत होगी। सर्विस प्रोवाइडर से जो आपने काम कराने उसका रेंट देने इन काइंड लिखा हुआ है, उसका रेंट देने इन काइंड, इन काइंड को अंडरलाइन करके 1, ये पहली शर्त होगी। और दूसरी शर्त, उनसे जो काम करवाने उस काम के जो काम करवाने, काम ऐसा करवाने जिससे फसल सिर्फ इस काबिल हो जाए कि बाजार जा सके, उससे ज्यादा का काम नहीं करवाना। चौधरी साहब माशाल्लाह आज हमने जो है वो ऑरेंजेस का बाग तोड़ा है, वो बड़ी सी मशीन मंगवाएं, चलें जी जूस निकालते हैं। चलो भाई 600 लीटर जूस, 100 लीटर आप भेज दें, 500 लीटर मैं भेज देता हूं। चलो भाई बाजार में फ्रेश जूस फ्रेश जूस फ्रेश जूस, ये लेके जाने, ये करना जरूरी नहीं था, ये आपने बोंगी मारी है। ओके, आप सिर्फ जाके माल्टे बेच दें जूस वाली दुकान पे, वो खुद ही उसका जूस बनाएगा। पॉइंट 3, ये बॉल पॉइंट आप खोल लें या बंद कर दें। अच्छा, अगली चीज क्या हुई कि अब हम एज्यूम करते हैं आइडियल सर्कमस्टांसेस हैं और 40 मन फसल आपके पास पड़ी है और 10 मन फसल जो है वो चौधरी साहब के पास पड़ी है।
अब आप अपनी 40 मन बाजार बेचने चले गए, चौधरी साहब अपनी 10 मन बाजार बेचने चले गए। अब तो पैसे आए जेब में, लेकिन लॉ मेकर कहता है नहीं 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 नहीं, इसको भी मैं एग्जेम्प्ट कर रहा हूं, क्योंकि बैकएंड पे तो आपने लैंड इस्तेमाल की है, उसने लैंड के ऊपर आके आपको सर्विस दी है। यहां भी मैं रिलैक्स कर रहा हूं, टैक्स नहीं लगाना चाहता। दिस इज ऑल एग्रीकल्चर। डिफरेंट स्टेजेस से चीज गुजरती है ना, पहले बनती है, फिर सफाई होती है, फिर सर्विस प्रोवाइडर को पैसे दिए जाते हैं, फिर कहीं जाके बाजार में बिकती है। अब अल्टीमेटली, लेकिन एक और शर्त है यहां पे कि बाजार में बेच के तो पैसे आएंगे, यहां रेंट इन काइंड आना जरूरी नहीं। बाजार में जाके तो आप सब्जी फरोशों को चीजें बेचेंगे, वो आपको कैश देंगे। बाजार में बेच के जब आप मंडी में उसको बेच के कैश रिसीव करेंगे, तो वहां पे एक शर्त है कि आपने उस चीज पे कोई काम ना किया हो, सिवाय उस काम के जो जरूरी था फसल को बाजार लेके जाने के लिए। अगर कोई और काम करके आप लेके गए हैं तो वो मैंने बता दिया, डेट इज टैक्सेबल, फिर वो टैक्सेबल होगा। तो सबसे बड़ा मशवरा आप एग्रीकल्चरल इनकम वाले को यह दे सकते हैं कि आपने फसल एज इट इज बेचनी होती है बाजार में, अगर आप अपनी इनकम माफ करवाना चाहते हो। वरना आपकी इनकम माफ, वो कहे मैं कुछ नहीं कर सकता फसल पे, नहीं, ऐसा काम कर सकते हो जिससे बाजार लेके जाने के काबिल हो जाए, इससे आगे का काम नहीं कर सकते आप। पॉइंट 3, वो एक्सेप्टेबल है, वो तो एजेंट के तौर पे काम करना। पॉइंट 3, द सेल बाय अ कल्टीवेटर 40 मन, वो जो आपकी अपनी है, और सेल बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, वो जो 10 मन चौधरी साहब को मिली। यहां लिखा ना करें, ठीक। द सेल बाय अ कल्टीवेटर 40 मन और सेल बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द फसल, फसल प्रोड्यूस ऑफ द फसल। फॉर विच, हेड्स डाउन की इजाजत नहीं है क्लास में, वट एवर द रीजन में बी, फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है ना प्रोसेस, अदर देन डिस्क्राइब्ड अबव। वो कौन सा है अदर देन डिस्क्राइब्ड अबव? ऐसा प्रोसेस जो जरूरी हो चीज को बाजार लेके जाने के लिए, जिसके बगैर चीज बाजार ही ना जा सके। ओके, जी पढ़ें, रिवाइज करें बी को सारा, ए दो पढ़ें शौक से, किताब के करीब हो पे जल्द। जी, सर्विस प्रोवाइडर की इनकम माफ होने की शराइत बता दें। उसे रेंट मिले, और दूसरा ही इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी प्रोसेस एक्सेप्ट वन। कौन सा? जो बाजार लेके जाने के लिए जरूरी हो। अच्छा, फसल कट गई, साफ भी हो गई, सब तैयार पड़ी है, 40 मन एक जगह, 10 मन एक जगह। अब ये 50 मन फसल जाके दोनों ने अपनी अपनी बेच दी। आप बता दें ये जो बेच के पैसे आए ये भी, लेकिन एक शर्त है इनमें माफ होने में। बोले 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 कि उस पर प्रोसेस कोई परफॉर्म ना। वहां एक प्रोसेस की इजाजत है जिससे वो फसल कहां जाने के काबिल हो जाए, बाजार जाने के काबिल हो जाए।
ओके ले पॉइंट सी। अच्छा अभी हम लैंड से अब आगे चलते हैं। अब हम लैंड के साथ जो स्टोर रूम है उसकी बात करते हैं। लैंड के साथ जो स्टोर रूम है जहां फसल स्टोर होती है उसकी बात करते हैं। आप आला तालीम हासिल करने के लिए गार्डन टाउन आ गए और आपने अपनी लैंड एग्रीकल्चरल और उसके साथ ही स्टोर रूम किराए पे दे दिया। अब आप बस आराम से बैठे हैं, आपकी फीस यहां से निकल आती है, आपको लैंड का किराया भी आ जाता है, आपको स्टोर रूम का किराया भी आ जाता है। तो आपने लैंड भी रेंट पे दी हुई है और आपने स्टोर रूम भी रेंट पे दिया हुआ है। तो मेरे भाई ये लैंड का किराया तो पॉइंट ए में निकल जाएगा ना, रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम लैंड, ये किराया तो पॉइंट ए की रोशनी में माफ हो जाएगा। 2 का ए 41 2 का ए लैंड का किराया इसकी रोशनी में माफ हो जाएगा। पीछे क्या बच गई? बिल्डिंग। बिल्डिंग में अगर 3 शराइत पूरी हो रही हो तो आपको लाहौर बैठे जो बिल्डिंग का किराया मिल रहा है वो भी माफ है। 3 शराइत ये हैं कि ये बिल्डिंग या कल्टीवेटर यूज कर ले या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड यूज कर ले, यानी 40 मन कल्टीवेटर इसमें फसल रख ले या 10 मन चौधरी साहब इसमें फसल रख लें, कोई मसला नहीं, दोनों रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहली शर्त ये, किसी और मकसद के कहा किसी ने किराने की दुकान ना खोली हो, ये बात है असल में। तो इस मकसद क्या हो, स्टोर, ये क्या कहते हैं, कल्टीवेटर ने रखी हो यहाँ पे चीज, या यहाँ पे रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने फसल रखी हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, लैंड बिल्डिंग करीब करीब हो, ऐसा ना हो कि आप कह रहे हो ये मेरी लैंड है वो मेरा बिल्डिंग है, फिर नहीं, लैंड और बिल्डिंग नेड़े नेड़े करीब करीब हो। और तीसरी शर्त यह है कि लैंड स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही हो। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी सिर्फ उतने अरसे के लिए आपने फसल रखनी है जब तक स्टोर करनी है और उसके बाद फिर आप फौरन फसल को बेचेंगे, तो लैंड किसके तौर पे यूज हो रही हो? स्टोर हाउस के तौर पे यूज। अगर ये 3 शराइत पूरी हो जाएं तो ऐसी सूरत के अंदर इनकम आपकी माफ होगी। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो कल्चरल इनकम, नहीं कल्चरल इनकम तो नहीं है ये पाकिस्तान की। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। इफ 1 2 3 1 बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट। ये ओन से मुराद होते टेम्परेरी ओन, जाहिर बात है कल्टीवेटर टेम्परेरीली ओन कर लेगा ना, लॉ मेकर सारी बातें वाज़े तौर पे नहीं लिखता, ये टेम्परेरी ओनरशिप मुराद होती है। बिल्डिंग इज टेम्परेरीली ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट। अच्छा भाई, कब्जा किसने किया हुआ इसके ऊपर? या कल्टीवेटर ने या रिसीवर ऑफ रेंट ने। जाहिर बात है चौधरी साहब ने अपने घर में कहाँ फसल रखनी है, घर वाले उनको निकाल देंगे, तो चौधरी साहब भी यहीं पे फसल रखेंगे, फसल तो है ही रखने के लिए। पॉइंट 2, बिल्डिंग इज लोकेटेड इन कराची। लैंड आपकी लाहौर में हो, बिल्डिंग कराची में हो। बिल्डिंग इज लोकेटेड इन करीब करीब का इलाका, जैसे आपके साथ वाला इस वक्त आपकी इमीडिएट विसिनिटी में है। बिल्डिंग इज लोकेटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड। आप लैंड है, बिल्डिंग की माजरत इज लोकेटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड। अच्छा लैंड कौन सी वाली है? ये अपने घर की लैंड के पास हो ये बिल्डिंग। लैंड कौन सी वाली? यूज फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा भाई, बिल्डिंग क्यों बनाई हुई है, क्या मकसद है इसका? बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ डिवेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग। आउट बिल्डिंग का मतलब डिक्शनरी में जाके देखिएगा, यही मतलब होगा स्टोर हाउस। आउट बिल्डिंग यानी कि बाहर वाली बिल्डिंग। बिल्डिंग इज यूज्ड एज डिवेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग। यूज कौन कर रहे हैं? पीछे से मिला के बढ़े। बिल्डिंग इज यूज्ड बाय कल्टीवेटर और बिल्डिंग इज यूज्ड बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन ड्यू टू हिज कनेक्शन विद द एग्रीकल्चर लैंड से कनेक्शन है तो ही हम यूज करें ना। वो अगर चौधरी साहब अपने घर से लाके कोई और फसल यहाँ पे रख दें जो कहीं और से इन्होंने की हो तो फिर मसला हो जाएगा। उसी लैंड की फसल यहाँ ला के रखनी है, उसी लैंड की फसल यहाँ रख, अगर ये शराइत पूरी होंगी तो बिल्डिंग का किराया माफ हो जाएगा।
कौन सी इनकम? हाँ हाँ, वो ज्यादा लोग तो कोई माफ, सब माफ। हाँ, आपने जो पैसे बेचे हैं, जो पैसे बेच के रिसीव किए हैं, वो आपके जितने भी हैं आपकी किस्मत। ऑब्वियसली अगर आप तो प्रोसेस परफॉर्म किए बगैर ही बेचोगे ना, और अगला बंदा पागल तो नहीं कि आपको ज्यादा पैसे देगा। अगर प्रोसेस परफॉर्म करके बेच दोगे फिर वो ज्यादा देगा, फिर वो आपको फिर पूरे टैक्सेबल होंगे। ओके, जी मेरा पहला सवाल, क्या एग्रीकल्चर इनकम माफ है? कहां लिखा हुआ है? इंटरेस्ट लें, बोलें, होंठ लाएं, आए हुए हैं तो अपनी प्रेजेंस को शो करें, वो प्रेजेंस ही क्या जो शो ना करें। ओके, अच्छा जी, लैंड का किराया भी माफ है, लैंड से रेवेन्यू भी माफ है। पहली शर्त, लैंड पाकिस्तान में होनी चाहिए और किस मकसद के लिए यूज हो। अच्छा जी, बी का 2, सर्विस प्रोवाइडर की इनकम माफ होने की शराइत 2, उसे किराया इन काइंड आए और उस पर कोई प्रोसेस परफॉर्म ना हुआ हो सिवाय उस प्रोसेस के जो जरूरी है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर और कल्टीवेटर दोनों के पास जो फसल पड़ी है, अगर वो बाजार जाके बेच दें और सेल करके कैश भी आ जाए तो माफ है, अगर उस पर कोई प्रोसेस परफॉर्म ना हो। बिल्डिंग का किराया 3 सूरतों में माफ है, 3 सूरतों में नहीं माजरत, 3 शराइत अगर पूरी हो जाए तो माफ है। 3 अलग अलग सूरतें नहीं है, एक ही सूरत है। 3 शराइत अगर पूरी हो जाए तो बिल्डिंग का किराया माफ है। एक शर्त यह है कि बिल्डिंग कौन यूज कराओ, या कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, बिल्डिंग करीब हो, और तीसरी बिल्डिंग का मकसद हो स्टोर हाउस के तौर पे यूज होना। इसी बात को उसने तीनों में फैला फैला के लिखा है। निकालें जी चैप्टर 19। पेज नंबर 342। जी भाई, पेज 342, क्वेश्चन नंबर 21 का बी। मुकरम हैज 65 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन। ठीक है, बैडीन नहीं पढ़ना इसको, इंग्लिश मीडियम वालों। मुकरम हैज 65 एकड़ लैंड इन बदीन, माशाल्लाह, एंड अ बिल्डिंग इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड। एक लैंड है और करीबी साथ उसकी क्या है, बिल्डिंग है। मुकरम रेंटेड आउट 30 एकड़ ऑफ हिज लैंड अलोंग विद बिल्डिंग। बाकी का क्या करना है वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। मुकरम रेंटेड आउट 30 एकड़ ऑफ लैंड अलोंग विद बिल्डिंग टू, नहीं डायनो नहीं प्लीज, टू दीनू। मुकरम rented out 30 acre of land along with building to Dinu, who is मुकरम आला नौकरी करने के लिए सफे के टॉप पे कमर्शियल मैनेजर बना हुआ है एयरमैन इंजीनियरिंग लिमिटेड का। मुकरम तो नहीं उधर होता ना अपनी जमीन पे, मुकरम ने तो जमीन खरीद के बस किराए पे दे दी हुई है। मुकरम का तो लेवल है, मुकरम तो महीने की सफे के टॉप पे जाए 2.5 लाख तनख्वाह कमा रहा है। वो उसने उधर कहा कि काश्तकारी तो नहीं करनी ना। मुकरम का तो देखे, मुकरम तो सैलरी इनकम कमा रहा है। तो मुकरम अब रेवेन्यू कमाएगा लैंड से खुद काश्तकारी करके या रेंट पे दी हुई है? पहली लाइन पढ़ने दोबारा पता चलेगा आपको, रेंट पे दी हुई है। मुकरम है 65 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन एंड अ बिल्डिंग इन इमीडिएट विसिनिटी। मुकरम रेंटेड आउट, जी रेंट कमा रहा है, रेवेन्यू रेंट। दीनू Dinu uses the building as a Kiryana store. No, as a Mukarram received salana kiraya of 750 in respect of land and 320 in respect of building. Wait, अंडरलाइन करें 750 को और 750 के नीचे लॉ की प्रोविजन बताएं
और 325 के नीचे लॉ की प्रोविजन बताएं। 750 के लिए आते हैं जी। 750 किसका कराया? लैंड का। पेज नंबर जी भाई, पेज 252 पॉइंट 2 का ए। बट आई फील कि ये रेंट रिसीव कर रहे फ्रॉम लैंड। कितना? इसकी दो शराइत होती है मेरे भाई, लैंड पाकिस्तान में हो और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ये दो शराइत जरा मैं ढूंढ लूं, फिर मैं 750 माफ करूंगा, वरना मैं 750 माफ नहीं करूंगा। ये दो शराइत मुझे ढूंढ लेने दें। बदीन से पता चला पाकिस्तान में, बदीन सिंध में मैं क्या करूंगा नहीं बताऊंगा। बदीन पाकिस्तान में है और केपीके में बदीन। आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई गिव माई वर्ड्स अगेन। पाकिस्तान में है। अच्छा जी भाई, ये सारे इलाके पाकिस्तान में है ना जो आप लोग बोल रहे हैं, कि जहां भी है तो पाकिस्तानी ना। ओके अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बता दें, वो बहरीन है, हाँ इस पाकिस्तान में है, और वैसे भी हमने दीनों को क्यों भेज रहे हैं इतनी दूर दीन। अच्छा, दूसरी शर्त, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, ये भी लिखा हुआ है। मुकरम रेंटेड आउट 35 एकड़ लैंड विद हु इज कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर तो फिर एग्रीकल्चर ही करेगा वहां, कल्टीवेटर बीज बोएगा, काश्त करेगा। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए 750,000 के साथ लिखने एग्जाम्प्ट। पेपर में क्या लिख के आएंगे? नहीं, इतने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेपर में लिख के आएंगे एनी रेंट फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज एग्जाम्प्ट, देयरफॉर 750 इज एग्जाम्प्ट। क्या चीज? हाँ बस थोड़ा सा इंग्लिश अब लिखनी पड़ेगी ना, इतनी बड़ी लाइन है, उसको बिल्कुल इग्नोर आप करके आ जाएं तो एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरा तो ये ख्याल है। बात आपकी भी ठीक है। 325 जी भाई, 3,25,000 किससे कराया है? बिल्डिंग से कराया है भाई। अगर बिल्डिंग से कराया है, इसकी तीन शराइत होती हैं ना जाए, आपको याद है जबानी। बिल्डिंग कल्टीवेटर खुद यूज करे, और इमीडिएट विसिनिटी में हो, और स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो। तीन शराइतें अब देख लेते हैं, ये तीन शराइत पूरी हो रही है या नहीं। दीनू यूजेस बिल्डिंग एज अ स्टोर हाउस, तीसरी शर्त तो पूरी हो गई। पहली लाइन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, दूसरी शर्त भी पूरी होगी। तीसरी शर्त रहेगी कि दीनू उसको यूज करे, तो वो भी लिखा हुआ है दीनू यूजेस, इसका मतलब है कल्टीवेटर के यूज में है। तो तीन शराइत पूरी होगी, इसलिए 325,000 के साथ लिख लें 41 के 2 का सी। 41 के 2 के सी की रोशनी में ये भी माफ है। अंडरलाइन करें 350,000 को, 325,000 को, और 325,000 को अंडरलाइन करके लिखें 41 के 2 का सी। लेट्स सी। Okay, now there is an entirely independent concept. अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूं, आपको पढ़ाया नहीं, पहले इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाद में इस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। आपकी एक एग्रीकल्चरल लैंड है, आप उसमें कपास काश्त करते हैं, और आप उसमें कपास काश्त करके मार्केट में सेल नहीं करते। आपने एक फैक्ट्री लगाई हुई है शर्ट्स की, शर्ट एंड टाई शॉप। आपने एक शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है, तो आप अब रॉ मटेरियल
खरीदते हैं या रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं? खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो पुट इन कर दी जाती है कहां पे? फैक्ट्री। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो पुट इन कर दी जाती है कहां पे? फैक्ट्री में। अब सवाल है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस अदर एक्सपेंसेस जो भी हों, एडमिन, सेलिंग, जो भी आपके खर्चे हों, इस तरह आप अपने बनाना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अब एग्रीकल्चर इनकम आप नहीं कमा रहे, आप शर्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज कर रहे हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए। अच्छा, अब कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कपास। कपास की कॉस्ट कैसे निकलेगी? क्योंकि आप खरीद नहीं रहे बाजार से, आप खरीदने की बजाय क्या कर रहे हैं? खुद बना रहे हैं। अच्छा, अब कपास की कॉस्ट निकलने का क्या तरीका है कि आप जमा करें सीड की कॉस्ट। सीड बाजार से खरीदे होंगे आपने। इसके बाद आप लैंड का रेंट, हो सकता है लैंड आपकी अपनी ना हो जिस पे कपास काश्त कर रहे हैं, लैंड का रेंट आप पे कर रहे हो। उसके बाद वाटर चार्जेस आप पे कर रहे होंगे। उसके बाद किसानों की तनख्वाह, क्या कहेंगे उसे? लेबर की वेजेस, जो काश्तकारी करते हैं, बीज बोते हैं, उन सब की वेजेस। अच्छा जी, सुंडी मार स्प्रे। सुंडी आ जाती हैं, आगे आगे भाग रही होती है, आप पीछे पीछे स्प्रे लेके भाग रहे होते हैं। मार, नहीं मरी, चल दोबारा मार, नहीं मार। अच्छा जी, प्लीज प्लीज, ये आवाजें आपकी पता नहीं किस किस शहर में जा रही हैं उसके जरिए, प्लीज। ओके, कॉटन। अच्छा नहीं कुछ नहीं, तो वैसे ही उसने मोहब्बत में पूछ लिया। अभी कोई सुंडी पूछेगा क्या होती है। ओके, अच्छा भाई खामोश। अब अगला सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे ये 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, बहुत ज्यादा आ गई सारी एक ही साल में अंदर आ गई। अच्छा जी, तो बताएं जी टोटल कितना है? 17। ओके, अब लॉ मेकर कहता है कि ऐसा ना करो। क्यों कर रहे हो ऐसा? कहते हैं मैं आपको एक तरीका बताता हूं और आप उससे खुश होगे। एक ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे आपके खर्चे बढ़ के आसमानों पे चले जाएंगे और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन भी आसान होगी और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। बड़ा आसान सा तरीका है। कॉस्ट ऑफ कपास में देख लो कि ये जो रॉ कपास है इसकी फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है। आपने तो अपनी फैक्ट्री में यूज कर ली ना, तो मार्केट में अगर आप बेचो तो 17 की नहीं बेचोगे, आप पागल नहीं हो। 17 का तो आपका खर्चा आया है। मार्केट में अगर आप बेचोगे तो 17 की नहीं बेचोगे, मार्केट में 25-26 की बेचोगे, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट भी तो रखना है। तो ये तो आपने खुद ही यूज कर ली, ये तो आपकी कॉस्ट है, एग्जैक्ट कॉस्ट। तो कहते हैं आपको मैं बेनिफिट दे रहा हूं, रॉ कपास के एक्चुअल एक्सपेंसेस इग्नोर करो और फेयर वैल्यू ले लो। फेयर वैल्यू 17 से बहुत ज्यादा होगी, मे बी 23, मे बी 24। तो लॉ मेकर इनकरेज कर रहा है उन लोगों को, ये इसमें होते हैं एज्यूम्ड एक्सपेंस। एज्यूम्ड एक्सपेंस कितना बढ़ाया है, एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। एज्यूम्ड एक्सपेंस अलाउ कर रहा है लॉ मेकर जिंदगी में पहली दफा। हालांकि खर्चे अलाउ करने पे आपको पता है वो बड़ा कंजूस था, नॉट अलाउड का पूरा सेक्शन उठा के डाल दिया था। लेकिन एज्यूम्ड एक्सपेंस एक्चुअल से किस पे लेके जा रहे हैं?
फेयर वैल्यू पे, एक्चुअल से फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा है। और कितना फर्दर ऐड कर रहा है 6, और ये 23 सब क्या है फेयर वैल्यू जी। एक्चुअल खर्चा आपको पता है, अगर हम एक चीज खुद बनाएं, सालन खुद बनाएं तो हो सकता है 17 लाख का बन जाए। शादी पे परेशान हो गया आप, सालन खुद बनाए तो हो सकता है 17 लाख का बन जाए, लेकिन अगर सालन बना बनाया खरीदें तो हो सकता है 23 लाख का मिले। तो इसी तरह इनको 17 तो पड़ा, लेकिन लॉ मेकर खुश होकर कह रहा है कि आप कितना माइनस कर लो, क्योंकि वो इनकरेज कर रहे हैं कि सारे लोग पाकिस्तान में फैक्ट्रियां ना लगाया करें, साथ काश्तकारी भी किया करें। अगर यही बंदा इंपोर्ट कर रहा होता कॉटन तो पाकिस्तान को खास फायदा नहीं होना था, लेकिन अगर यही बंदे ने फैक्ट्री लगा ली है और साथ ही ये काम भी, फिर तो बड़ा फायदा हो रहा है। तो अब बता दें, अगर एक बंदा रॉ मटेरियल को अपने बिजनेस में फिनिश गुड्स बनाने में यूज करेगा तो उसे क्या बेनिफिट मिलेगा? उसे चीज की क्या माइनस करने की इजाजत है? फेयर वैल्यू। और ये पैसे कौन से होंगे? सेल ऑफ शर्ट्स, सेल ऑफ शर्ट्स से ये पैसे आएंगे। इसके अलावा बिजनेस के बाकी खर्चे नहीं होंगे, एडमिन, सेलिंग, मुख्तलिफ दुकानें हैं शर्ट एंड टाई शॉप वालों की, वहां पे बेचते हैं। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसिव, एडवर्टाइजमेंट, वो सारे माइनस करने की इजाजत है। वो सारे खर्चे नॉर्मल होंगे, वो माइनस करने की इजाजत है। तो मिसाल के तौर पे 70 रुपए की शर्ट्स बिकी, 23 रुपए की कपास बाजार से मिल सकती थी, लेकिन हमने 17 रुपए की खुद बनाई थी, और बाकी खर्चे मिसाल के तौर पे 10 रुपए। जी बताएं, 37। अगला पैरा पढ़ के आप हजरात मुझे इसकी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि ये सेल ऑफ शर्ट्स है। लेकिन यहां एक छोटा सा बेनिफिट दे गया, वो डिडक्शंस अलाउड को 17 से उठा के किस पे ले गया? 23 पे ले गया। थोड़ा सा बेनिफिट वो दे गया कि डिडक्शंस अलाउड को 17 से उठा के 23 पे ले गया। चलें जी, सवाल दोबारा पढ़ें मुकर्रम वाला। अच्छा एक बात सुन लें, 2 से 3 दफा आई कैप में ये सवाल आया है, और हर दफा आई कैप ने ये दिया ही नहीं डाटा। हालांकि आई कैप को चाहिए कि ये डाटा भी दे और ये डाटा भी दे, ताकि स्टूडेंट इस डाटा को इग्नोर करे और उसको यूज करे। लेकिन आई कैप ये कर रहा है, देता ही सिर्फ ये है ताकि यूज ही आप ये करें, ठीक है। तो वो ये वाला डाटा परेशान करने के लिए दे ही नहीं रहा। पहली लाइन पढ़ें, मुकर्रम है 65 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन बदीन। रेंट आउट कितनी कर दी है? रेंट आउट कितनी कर दी है? 30 एकड़। अच्छा बाकी कितनी है? पता नहीं उस पर क्या कर रहा है, देखते हैं। उस पर क्रिकेट तो नहीं खेल रहा। मुकर्रम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट, चावल जहां पे सही होते हैं, राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन, फुल स्टॉप। ये लाइन पढ़िएगा, ही यूजेज एंटायर प्रोड्यूस इन हस्किंग यूनिट विच इज ग्रोन ऑन, वो जो बकाया लैंड पे जितनी प्रोड्यूस होती है उसे राइस हस्किंग यूनिट में ले आता है। ड्यूरिंग द ईयर ही ब्रॉट 5000 kg ऑफ रॉ राइस फ्रॉम हिज लैंड टू यूनिट ऑफ हस्किंग। He would have earned 2500 per 40 kg of raw rice had he sold it directly in the market. His sale from rice husking unit is 860,000, whereas other operating expenses were 10,000. पता नहीं क्या डाटा है, कोशिश करें जरा, कोई प्रॉफिट निकलता है आपसे? कुछ समझ आया? थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट बनाएं, शायद कुछ फिगर्स मिलनी शुरू हो जाए। ये फॉर्मेट बनाएं, फिगर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी।
जी भाई, ये राइस हस्किंग मशीन देख लें। ये मशीन है, ऊपर से डाले जा रहे हैं, एक साइड से चावल निकल रहे हैं और दूसरी साइड से राइस हस्किंग यूनिट में एक मशीन होगी जिस मशीन में रॉ राइस डाला जाता है और सफेद चावल बीच में से निकल आते हैं। जी भाई, मुकरम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन। ही यूजेस सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन हस्किंग यूनिट which is grown on remaining portion of his land. During the year, he brought 5,000 kg of raw rice from his land to unit for husking. Unit for husking क्या होगा? फैक्ट्री होगी एक, तो फैक्ट्री के अंदर ये लेके आया 5,000 kg of raw rice from its land. अच्छा, रॉ राइस क्या होती है? जो जिससे वो सफेद चावल या जो एज इट इज फसल होती है, एज इट इज फसल। He would have earned 2500 पर 40 kg of raw rice. इसको छोड़ें यार, पर केजी निकाल दें, पर केजी निकाल दें यहीं पे। 2500 डिवाइडेड बाय 40 kg पर केजी मुझे बता दें चावल कितने के, बस ये बता दें। 40 किलो चावल कितने के? आपको पता है ना, मन के एतबार से चावल बिकता है पाकिस्तान में, तो इसलिए उसने शायद 40 किलो का लफ्ज लिखा हुआ है, और कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आ रही। तो मन चावल की मन को छोड़ें, मन की ना माने, मन को छोड़ें। 2500 को डिवाइड करें 40 से, ये कितने किलो चावल आ गए? 1 किलो। कि कितने के बने हैं नए पाकिस्तान में? 60। तो सही है, नए पाकिस्तान महंगे नहीं है, 62.5 के बने हैं। तो 1 किलो चावल, अगर आपने 1 किलो चावल रॉ फॉर्म में अगर लेने हो तो कितने के मिल रहे हैं? 62.5। अब 62.5 को हम यूज कर लेंगे आगे। अच्छा जी, his sales from rice husking unit stood at 860, whereas other operating expenses were, other operating expenses कौन से हैं? कल्टीवेशन एक्सपेंसेस तो नहीं है? गुड, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है अगर दिए हो कल कलांगो पेपर में। ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? अदर ऑपरेटिंग। और अगर लिखा होता ये कल्टीवेशन के खर्चे हैं तो इग्नोर कर देते, कल्टीवेशन के खर्चे हैं या अदर ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस हैं। और अगर लिखा होता कल्टीवेशन एक्सपेंसेस तो इन्हें इग्नोर करते। अभी तो ये वाले हैं। अच्छा भाई, अब आप सेल बताएं, हस्किंग यूनिट की कितनी है? 860। अच्छा जी, 860,000। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू बोलें जी। मुझे बताएं कितने किलो रॉ राइस है? 5000 इनटू, बस इस तरह कर लेते हैं। वो 40 के चक्कर में डाला था उसने, हमने उसे इग्नोर कर दिया जी। 2 जी 10,000। दिस इज योर नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये तो आपने फैक्ट्री लगा ली है पूरी। लिखे आपने यहां पे, अगर सवाल में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस देते तो उन्हें इग्नोर करके फेयर वैल्यू ही उठाते। लिखें, अगर सवाल में, समझ आ रही है कल्टीवेशन एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? सीड का खर्चा और वो सारे खर्चे। लिखें पॉइंट बी में, अगर सवाल में लिखें, अगर सवाल में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस देता तो उन्हें इग्नोर करके उन्हें इग्नोर करके 62.5 ही उठाते।
जी आ जाए पेज 252 पे। अच्छा, पेज 252 से जरा 3-4 सफ़े आगे करें। 257 क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं करा दूं या आपको ट्राई करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कब? चलें देख लेते हैं, ठीक है, टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। इसका तरीका ये होता है कि पेज 252 के ऊपर ही लिख लिया रेफर क्वेश्चन 6, तो याद रहे, क्योंकि अपनी याददाश्त पे ना रिलाई किया करें। वो यार क्या नाम था मेरा? हाँ अच्छा जी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल where a person, businessman, where a businessman who is a cultivator or receiver of rent in kind। चौधरी साहब भी कर सकते हैं, अपना हस्किंग यूनिट खोल ले। where a businessman who is a cultivator uses kapas as raw material in his shirt selling business। uses कपास लिखते हैं ना साथ साथ, हाँ लिखा ना करें। uses कपास as raw material in his shirt selling business, then business income shall be computed as। अच्छा, लॉ मेकर ने ना अधूरी बात की है, हम इसको पूरा कर देते हैं। टोटल इनकम से मुराद है सेल। सेल में से माइनस क्या करना है ये मुझे बता दें। नहीं, मार्केट वैल्यू। सेल में से माइनस क्या करना है? मार्केट वैल्यू। क्या माइनस करना है? मार्केट वैल्यू। किसकी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है जी। सेल में से मार्केट वैल्यू माइनस करनी है। सेल में से क्या माइनस करनी है? किसकी? जो भी रॉ कपास है उसकी मार्केट वैल्यू माइनस करनी है। लेस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड इन बिजनेस एज। एक काम करें, रॉ मटेरियल के आगे लिखें ब्रैकेट में एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। फिर मैं करवाता हूं कुछ, ब्रैकेट में लिखें एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। आगे रॉ मटेरियल के आगे लिखें एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखें और अब इसे काट दें। अब बात का मतलब बताएं, इस तरह नहीं काटना कि नजर ही ना आए जी। बताएं, अब मार्केट वैल्यू माइनस करनी है या एक्चुअल खर्चे माइनस करने हैं? मार्केट वैल्यू माइनस करनी है। एक और चीज भी लेस कर लें, वो ऑब्वियस थी उसने बताई नहीं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो दूसरे बिजनेस के खर्चे होते हैं कल्टीवेशन के अलावा वाले। इसने ना जीपी तक काम रखा है, नेट प्रॉफिट तक नहीं गया। ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड। फुल स्टॉप के आगे काटें, नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड। इसका मतलब लिखें कल्टीवेशन एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड। ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड। ये फायदे की बात है वैसे। अच्छा, कुछ ओनली अबव से क्या मुराद है? ओनली अबव से मुराद है ओनली फेयर वैल्यू। अबव का मतलब लिखें फेयर वैल्यू। ओनली फेयर वैल्यू विल बी अलाउड। कौन से खर्चे नहीं माइनस हो सकते? कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, लोगों ने बड़ी दो नंबरी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 23 भी माइनस कर लिया, 17 भी माइनस कर लिया। अब लॉ मेकर ने अपना पकड़ लिया सर, उसने लॉ में वाजे कर दिया, कहते हो भाइयों जब आप 23 माइनस कर लोगे फिर 17 माइनस ना करना, क्योंकि 17 की जगह आपको कितना माइनस करने दे रहे हैं? ये लिखा हुआ इस लाइन में, ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, यानी कि अबव से क्या मुराद है? फेयर वैल्यू। अब वो जो 17 मैंने लिखा था, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड। अच्छा जी,
आखिरी सवाल यह है कि मार्केट वैल्यू कैसे मिले, कहां से ले मार्केट वैल्यू, इसकी सोर्स क्या है, मार्केट वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी। इसमें दो सूरतें हैं, कि मार्केट वैल्यू कहां से पता चले। क्या वो चीज सेल होती है मार्केट में? जी सेल होती है। क्या वो चीज सेल होती है मार्केट में? नहीं जी, सेल नहीं होती। नॉट सोल्ड इन मार्केट, मार्केट में सेल नहीं होती। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाके बैंगन काश्त किए। अब बैंगन काश्त करके अब कहेंगे पाकिस्तान में नहीं है, तो मिसाल देनी है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाके उसने बैंगन काश्त किए। अब दाएं में जाके ढूंढ रहे, तो लोग कह रहे हैं ये एक ही है, व्हाट इज दिस। तो आपने कहा एनु खांदे ने, उन्होंने खा के देखा, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं खाना, तो उसकी मार्केट ही नहीं है। तो अब दो किस्म की चीजें हो गई। जिन चीजों की मार्केट अवेलेबल है उनको 23 पे माइनस कर दें, जिनकी मार्केट अवेलेबल नहीं है उनको 17 पे माइनस कर दें। 17 तो अवेलेबल है ना, फिर तो मजबूरी है। फिर मजबूरी में तो कुछ भी फिर हो सकता है। फिर मजबूरी में क्या करें, ठीक है, मजबूरी में तो जान जा रही हो, बिल्कुल जान मरने वाले हो, इतना सूअर का गोश्त खाए, पेट भर के नहीं, इतना सूअर का गोश्त खाया जाता है जिससे जान बचे। तो मजबूरी में तो आप जी ये आपको मसला सही बता रहा हूं, मजबूरी में तो 17 ही अलाउ होगा, मजबूरी में 23 अलाउ नहीं होगा। आम हालात में कितना अलाउ होगा? 23। लेकिन अगर मार्केट नहीं अवेलेबल तो क्या माइनस करें? एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। ये बात उसने डब्बों में फैला के दे दी। 2 डब्बे, डब्बे में ऊपर वाला खाना सिनेरियो, इफ प्रोड्यूस सोल्ड इन मार्केट, ये तो आइडियल सर्कमस्टेंस है ना। अब ना पढ़ें, आगे ना पढ़ें, वो बोंगियां मारते हैं। राइट साइड में आए, इफ प्रोड्यूस इन सोल्ड इन मार्केट, राइट साइड पे आए। मार्केट प्राइस ऊपर लिखा है, मार्केट प्राइस आगे इज इक्वल टू लिख लें, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस, द मार्केट प्राइस आगे इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। 23 या 17 आगे बोंगी सुन लें उसकी, वो एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द बिजनेस, जिस दिन बिजनेस में लेके आया उस दिन की मार्केट प्राइस। बट अंदर की बात दोबारा सुने, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। जी अगर ये चीज बाजार में बिक रही है तो इसकी मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी? इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। हां, किस दिन की ये बता दें। एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन बिजनेस, जिस दिन बिजनेस में लाए, जिस दिन काटा नहीं फसल को, जिस दिन बिजनेस में लाए, ये थोड़ी एहतियात करनी, जिस दिन बिजनेस में लाए। 62.5 अभी निकाला था ना मैंने, अगर पेपर में 62.5 दे दे और कोई और फिगर भी दे दे तो 62.5 आपने उस दिन वाली उठानी है जिस दिन बिजनेस में लाया, जिस दिन बिजनेस में लाया। अच्छा, इन एनी अदर केस, पॉइंट 1 मैंने पूरा नहीं पढ़ा, नो इन एनी अदर केस का क्या मतलब है? इन एनी अदर केस का मतलब लिखें, प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट, बैंगन इन ऑस्ट्रेलिया, प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट। अब क्या करें भाई? बोले 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 अब क्या करें? प्रोड्यूस मार्केट में बिकी नहीं रही, अब कैसे निकालें? माइनस तो करना है ना कुछ, क्या करें? मार्केट प्राइसेस सम ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन लिखें, सीड, वाटर, स्प्रे, लिखें एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन लिखें कि कौन कौन से होते हैं खर्चे जी कल्टीवेशन के? सीड, वाटर, स्प्रे, ये सारे खर्चे हैं। अब जानबूझ के एक्चुअल की तरफ वापस आ रहा है। एंड द लैंड रेंट, ये तो बहुत बड़ा खर्चा होता है। एंड द लैंड रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच प्रोड्यूस इज ग्रोन, जहां प्रोड्यूस ग्रो की गई उस एरिया की लैंड का। ये वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने वैसे कभी टेस्ट नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट क्या है जरा बता दें नीचे वाला।
अगर तो फसल की मार्केट वैल्यू बाजार में मिल रही है तो वो 23 ही उठा लें और यूज कर लें अपने सॉल्यूशन में, और अगर वो 23 सवाल में गिवन नहीं है और पेपर में लिखा हुआ है इस चीज की मार्केट ही नहीं है उस मुल्क के अंदर, फिर क्या करें? फिर बहालत मजबूरी कौन से खर्चे जमा कर लें? एक्चुअल खर्चे जमा कर लें। अच्छा, पॉइंट 1 पूरा पढ़ लें। इफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट इन इट्स रॉ फॉर्म और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर इट टू फिट टू बी टेकन टू मार्केट। अगर रॉ फॉर्म में चीज बिकती है तो भी एक्सेप्टेबल है। कई दफा आपको पता है रॉ फॉर्म में नहीं मिलती, थ्रेशिंग साफ करके बेचनी पड़ती है, तो वो जो भी सूरत हो उसकी मार्केट वैल्यू ही ली जाएगी। ये ऊपर वही बात है, वो जो ऊपर बात की प्रोसेस फिट टू बी टेकन टू मार्केट कौन सा वाला है? जो जरूरी हो, जिसके बगैर चीज बाजार में जा ही नहीं सकती। तो ये पास पेपर का क्वेश्चन कीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम रिवाइज करेंगे फिर मंडे को। इनकम फ्रॉम बिजनेस का आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं चैप्टर 19 में से। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 आपको समझ नहीं आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। 20 में अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 आपको समझ नहीं आएगा, उसे इग्नोर कर दीजिएगा, उसे एग्जाम्प्ट करना है, वो छोड़ें। 20 में अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 समझ नहीं आएगा। कितने लोग करके आएंगे सवाल? 20 जरूर करके आइएगा। और जो मैंने कहा कतीर वाला सवाल क्लास में कराया है उसे अगर आप 2 दफा कर लें, वो सबसे बेहतरीन सवाल है बिजनेस के चैप्टर का। ठीक है, ओवर। कल